ये सब बकवास है। जॉर्जिया की राष्ट्रपति का चुनाव नतीजा मानने से इनकार कर दिया है। कहा है मैं कहीं नहीं जा रही हूँ। क्या यहाँ पर भी एक समस्या खड़ा होने वाला है? तो वहीं दूसरी तरफ स्विट्जरलैंड ने भारत के ऊपर से मोस्ट फेवर्ड नेशन का टैग हटा लिया। अब इससे भारत को क्या फायदा होगा और क्या नुकसान होगा? पर इन सब के बीच में यूरोपीय यूनियन ने भारत को एक लिस्ट भी सौंपा रूस के कारण कि देखिए आपकी कंपनियां ये सब कुछ कर रही हैं। जिसके बाद भारत ने क्यों कहा कि हम सिर्फ यूएन के प्रतिबंधों को ही मानते हैं। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। जॉर्जिया की प्रेसिडेंट सलोम जोराबिचविली ने राष्ट्रपति चुनावों को सिरे से खारिज कर दिया है। देश में शनिवार को चुनाव हो रहा है, लेकिन सलोम ने शुक्रवार को ही ऐलान कर दिया कि वो राष्ट्रीय चुनाव की वैधता को नहीं मानती है। सलोम जोराबिचविली राष्ट्रपति चुनावों को खारिज करते हुए वोट न मिलने पर पद छोड़ने से इनकार कर दिया है। इससे एक सियासी संकट खड़ा हो गया है। देश में पहले ही लगातार हिंसा और विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। जोराबिचविली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात पर प्रकाश डाला कि जॉर्जियाई इतिहास में पहली बार राष्ट्रपति का चुनाव संसद में 300 सदस्यीय निर्वाचक मंडल करने जा रहा है। उन्होंने नए संसदीय चुनाव होने तक पद में बने रहने के अपने इरादे को दोहराते हुए कहा कि मैं कार्यालय नहीं छोड़ रही हूँ, मैं यही रहूंगी। उन्होंने 26 अक्टूबर को संसदीय चुनाव के नतीजों को भी खारिज करते हुए सरकार से नए चुनाव कराने के आग्रह किया है। स्क्रीन पर आप ये ट्वीट देख सकते हैं उनका। सलोम ने एक्स पर लिखा कि मैं कार्यालय नहीं छोड़ रही हूँ क्योंकि इस महत्वपूर्ण समय में देश को वैध संस्थानों और प्रतिनिधियों की जरूरत है जो वास्तव में लोगों के चुने गए हैं। जब दमन पर भरोसा करने वालों को एहसास होगा कि चुनाव ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है, तो मैं शांति, न्याय और भविष्य के लिए उन्हें संगठित करने के लिए तैयार हो जाऊंगी। कल संसद में योजना बनाई गई, वह एक पैरोडी के अलावे कुछ भी नहीं है। जॉर्जिया में राष्ट्रपति चुनाव 2017 में पारित संवैधानिक संशोधनों के तहत 2024 से शुरू होने वाले निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाएगा। संसदीय अध्यक्ष साल्वा पापुल्स्वी ने कहा कि चुनाव 14 दिसंबर को होना है। इससे पहले जॉर्जियाई ड्रीम पार्टी ने अक्टूबर चुनाव में 53% वोट के साथ जीत हासिल की। जॉरा और कई दल परिणामों को खारिज करने के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। जॉर्जिया की राजनीति लंबे समय से रूस और पश्चिमी देशों के बीच रस्साकसी में फंसी हुई है। देश में लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। अक्टूबर 2024 में हुए संसदीय चुनाव में जॉर्जियन ड्रीम पार्टी ने जीत हासिल की, लेकिन इसके खिलाफ भी जॉर्जिया की राजधानी तिब्लिसी में जोरदार प्रदर्शन हो रहा है। अब राष्ट्रपति चुनाव पर भी संकट खड़ा होता हुआ दिख रहा है। जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है, वहीं अचानक से दो खबरें निकल कर आ रही हैं यूरोप से। एक तो स्विट्जरलैंड की तरफ से आ रही है और स्विट्जरलैंड ने एक बड़ा एक्शन लेते हुए भारत के ऊपर मोस्ट फेवर्ड नेशन का जो दर्जा था वो खत्म कर दिया है। स्विट्जरलैंड ने भारत को दिया गया मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा वापस ले लिया है। भारतीय कंपनियों को स्विट्जरलैंड में कमाई गई इनकम पर 1 जनवरी 2025 से ज्यादा टैक्स कटौती का सामना करना पड़ेगा। MFN का दर्जा वापस लेने का मतलब है स्विट्जरलैंड 1 जनवरी 2025 से भारतीय फर्मों के उस देश में कमाए गए डिविडेंड पर 10% का टैक्स लगाएगा। इस फैसले के बाद स्विट्जरलैंड में काम करने वाली भारतीय कंपनियों पर ज्यादा टैक्स लगने के साथ साथ भारत में स्विस का निवेश पर भी असर पड़ने की आशंका है। स्विट्जरलैंड के फाइनेंस डिपार्टमेंट ने अपने एक बयान में MFN दर्जा वापस लेने की जानकारी दी थी। अब MFN का दर्जा हट जाने के बाद स्विट्जरलैंड 1 जनवरी 2025 से रिफंड का दावा करने इंडियन टैक्स रेसिडेंट और विदेशी टैक्स क्रेडिट का दावा करने वाले स्विस टैक्स रेसिडेंट के लिए डिविडेंड पर 10% की दरें लागू करेगा। नेस्ले के बाद सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद स्विट्जरलैंड के वित्त विभाग ने कथित तौर पर ये कदम उठाया है। ये कदम भारत के सुप्रीम कोर्ट के पिछले साल एक फैसले के बारे में उठाया गया है। स्विट्जरलैंड ने अपने इस फैसले के लिए 2023 में नेस्ले से जुड़े एक मामले में आए सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले का हवाला दिया। सुप्रीम कोर्ट ने 2023 में अपने फैसले में कहा था कि DTA तब तक लागू नहीं किया जा सकता है जब तक कि इसे भारतीय इनकम टैक्स के तहत नोटिफाई न किया जाए। स्विस सरकार के बयान के मुताबिक नेस्ले मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने 2021 में डबल टैक्स अवॉइड
अवॉइडेंस एग्रीमेंट में मोस्ट फेवर्ड सेगमेंट को ध्यान में रखते हुए बकाया टैक्स रेट के कंप्लायंस को बरकरार रखा था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 19 अक्टूबर 2023 के इस फैसले में इस आदेश को पलट दिया। पैकेज्ड फूड के कारोबार में लगी नेस्ले स्विस वित्त विभाग ने अपने बयान में इनकम टैक्स पर टैक्स के डबल टैक्सेशन से बचने के लिए दोनों देशों के बीच समझौते के तहत MFN को ही खत्म कर दिया है। हालांकि भारत का कहना है कि हम EFTA के साथ बातचीत करना चाह रहे हैं और हम यहाँ पर पैसे भी यूरोप के साथ बात कर रहे हैं। अगर यूरोपीय यूनियन के साथ हमारा एक बार फिर से समझौता होता है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन होता है, तो ये मामले हल हो जाएंगे। हालांकि आपको बता दूं, यूरोपीय संघ ने भारत सरकार को G7 प्रतिबंधों का उल्लंघन कर रूस को सैन्य उपयोग वाली वस्तुओं की आपूर्ति करने में शामिल भारतीय कंपनियों की जानकारियां प्रदान की। हालांकि इस मामले पर भारतीय पक्ष की ओर से तत्काल कोई टिप्पणी नहीं की गई। पर स्क्रीन पर आप आर्टिकल देख सकते हैं। कहा जा रहा है कि भारत का कहना है कि नीतिगत तौर पर वह एक तरफा प्रतिबंधों को स्वीकार नहीं करता है, केवल संयुक्त राष्ट्र के लगाए गए प्रतिबंधों को ही मान्यता देता है। सूत्रों के मुताबिक यूरोपीय संघ के प्रतिनिधि डेविड ओ सुलिवन ने प्रतिबंध के बावजूद रूस को सैन्य उपयोग वाली वस्तुओं की सप्लाई की रोकथाम के लिए अक्टूबर महीने में भारत का दौरा किया था। इस बीच उन्होंने भारतीय अधिकारियों को रूस को प्रोडक्ट आपूर्ति करने वाले भारतीय फर्मों के बारे में कुछ विवरण दिए, जो G7 की ओर से लगाए गए प्रतिबंधों और मॉस्को पर यूरोपीय संघ के प्रतिबंधों को दरकिनार कर रहे हैं। आपको बताया जा रहा है कि भारत ने इस मामले में यूरोपीय संघ से और अधिक जानकारी मांगी है। आपको बता दें, बीते दिनों अमेरिका ने भी रूस को संवेदनशील उपकरण प्रदान करने के कारण भारत की 19 निजी फर्मों पर प्रतिबंध लगाए थे। हालांकि विदेश मंत्रालय ने उस समय कहा था कि इन कंपनियों में किसी ने भी घरेलू कानून का उल्लंघन नहीं किया है। भारत के पास रणनीतिक व्यापार और अप्रसारण नियंत्रण पर एक मजबूत कानूनी और नियामक ढांचा है। भारत 3 प्रमुख बहुपक्षीय अप्रसारण निर्यात नियंत्रण व्यवस्थाओं, वासेनर व्यवस्था, ऑस्ट्रेलिया समूह, मिसाइल प्रौद्योगिकी का सदस्य है। इसलिए ऐसा कुछ होता नहीं है, भारत इन चीजों को इग्नोर करता है। खैर, जहां एक तरफ ये सारी चीजें हो रही है, वही MFN को लेकर 2 बातें कही जा रही है। एक बात ये भी कहा जा रहा है कि भारत ने सबसे पहले स्विट्जरलैंड के साथ ये समझौता किया था और स्विट्जरलैंड के साथ समझौता करने के बाद जो ट्रीटी बनी थी उसके अनुसार स्विट्जरलैंड ने एक क्लाउज डाला था जिसमें कहा था OECD यानी कि यूरोप के ये विकसित देश अगर इनके साथ जो समझौता होगा भारत का वो लोअर स्टेज पर होता है तो उसी समझौते को आगे मान लिया जाएगा। हाल ही में लिथुआनिया और कोलंबिया के साथ भारत ने एक ट्रीटी साइन करी और जिसके तहत यहाँ पर दरों को रखा गया 5% और इसी चीज को स्विट्जरलैंड कह रहा है कि ये चूंकि हमारी टैक्स ट्रीटी में ये चीज थी तो आप साइन कीजिए, जिस पर भारत ने कहा कि नहीं जी, लिथुआनिया और कोलंबिया OECD के सदस्य तब बने हैं जब हमारी ट्रीटी पहले ही साइन हो चुकी थी, इसलिए ये चीजें मायने नहीं करती है और नियम के अनुसार जिस समय ट्रीटी साइन हुई उस समय ऐसा तो नहीं था, पर इस चीज को अब यूरोप मानने से इनकार कर रहा है। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आप क्या राय है कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।